Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 14th January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing jobs exams. First question is, following an accident, a client is admitted to a healthcare facility. This type of admission is किसी पर्सन का किसी क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ और उसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, एडमिशन करवाया गया। ये किस प्रकार का एडमिशन कहलाएगा, ये आपको बताना है। रूटीन एडमिशन, थेराप्यूटिक एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन या एक्सीडेंटल एडमिशन। बेसिक बट इंपॉर्टेंट, ये रूटीन एडमिशन तो नहीं हो सकता, थेराप्यूटिक एडमिशन भी नहीं हो सकता। क्या ये इमरजेंसी एडमिशन है या एक्सीडेंटल एडमिशन है? क्लाइंट को एक्सीडेंट के बाद एडमिशन करवाया जा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है। कॉन्फिडेंट के साथ अपने आंसर को दिया कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एक्सीडेंटल एडमिशन किसी प्रकार का एडमिशन नहीं है। आपने ग्रेजुएशन के दौरान एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसेस पढ़ा होगा, वहां पर एडमिशन के टाइप में आपको इमरजेंसी एडमिशन देखने को मिला होगा और यही इसका सही आंसर भी है। क्लाइंट को इमरजेंसी की सिचुएशन में हॉस्पिटल में लाकर उसका एडमिशन करवाया जा रहा है इलाज के पर्पस हेतु, तो ये इमरजेंसी एडमिशन कहलाता है। Next question is, who is father of pediatrics? इनमें से किसे आप फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं? अब्राहम जैकब, हिप्पोक्रेट्स, कश्यपा, सुश्रुता। बेसिक बट इंपॉर्टेंट, the right answer is option A, अब्राहम जैकब। अब्राहम जैकब को हम फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे हिप्पोक्रेट्स को। फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सुश्रुता को। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की, जिसका रिवीजन अपकमिंग एग्जाम से पहले होना जरूरी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। ओवम फीमेल गोनेट ओवरी से रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर। स्पर्म बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है। स्पर्म की मूवमेंट के लिए इसमें टेल मौजूद होती है और फ्यूल के रूप में यहाँ फ्रुक्टोज शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। ओवम फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, जबकि मेल्स के अंदर सबसे बड़ी सेल स्पर्म को माना जाता, न्यूरॉन्स को माना जाता है। अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को जाइगोट के नाम से जानते हैं। जाइगोट स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से लेकर अगले 2 सप्ताह तक का समय होता है। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवम यूनाइट हुए, वहां से लेकर अगले 2 सप्ताह तक जो स्ट्रक्चर रहेगी उसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। 2 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद
तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट रहता है उसे हम एम्ब्रियो के रूप में जानते हैं। 8 सप्ताह के बाद जैसे ही 9वां सप्ताह शुरू होगा, अब हम इस कंसेप्शन के प्रोडक्ट को फीटस नाम से जानते हैं और जब तक ये बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, इसे हम अब फीटस ही कहने वाले हैं। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, इसे हम न्यूबॉर्न या नियोनेट के नाम से जानते हैं। न्यूबॉर्न या नियोनेट एज जन्म के बाद पहले 28 दिनों तक का समय माना जाता है। नियोनेटल पीरियड को आप फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अर्ली नियोनेटल पीरियड जन्म के बाद पहले 7 दिन का समय होता है और लेट नियोनेटल पीरियड 8 दिन से लेकर 28 दिनों तक का समय होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कई बार ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती हैं, इनका रिवीजन होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब बच्चे की उम्र 28 दिनों से ज़्यादा हो चुकी है, तो अब इस बच्चे को हम इन्फेंट नाम से जानने लगेंगे। जब तक इस बच्चे की उम्र लगभग 1 साल तक की रहेगी, इसे हम इन्फेंट के नाम से जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि इन्फेंट एज कितने उम्र तक के बच्चों को कहा जाता है, तो आप बताएंगे जन्म से लेकर 1 साल तक या 28 दिन से लेकर 1 साल तक की उम्र तक। नेक्स्ट इसके बाद जब जैसे ही बच्चा 1 साल से बड़ा होता है, तो अब इसे टॉडलर कहा जाने लगता है। टॉडलर एज है 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय। नेक्स्ट जैसे ही बच्चा 4 साल का होगा, इसे हम प्री स्कूल एज ग्रुप वाला बच्चा कहेंगे और ये 3 से 6 साल तक की उम्र के बीच की एज मानी जाती है। जब बच्चे की उम्र 6 से 12 साल के बीच होगी, तो इसे हम स्कूल एज चाइल्ड के रूप में जानेंगे। और जैसे ही बच्चा 10 साल का हो जाएगा, तो 10 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को हम एडोलेसेंस एज ग्रुप वाले बच्चे मानते हैं। और 19 साल से ऊपर आप जानते ही हैं अडल्ट एज आएगी और उसके बाद ओल्ड एज आएगी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question. A drug that relieves flatulence is known as। अगर किसी क्लाइंट में गैस पास नहीं हो पा रही है, एब्डोमेन काफी ज्यादा फूला फूला है, तो गैस पास करवाने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जा सकती है, कौन सा एनिमा टाइप इस्तेमाल किया जा सकता है? कार्मिनेटिव, पुरगेटिव, एंटासिड्स या फिर एस्ट्रीजेंट। बेसिकली यहाँ से आपसे एनिमा टाइप को जानना जा रहा है। गैस पास करवाने के लिए कौन सा एनिमा इस्तेमाल किया जा सकता है? यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। गैस पास करवाने के लिए जो ड्रग या एनिमा यूज किया जाएगा, उसे हम कार्मिनेटिव एनिमा या कार्मिनेटिव ड्रग्स के रूप में जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण उसे लंबे समय से कब्ज या कॉन्स्टिपेशन है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू करवाने के लिए पुरगेटिव एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है। पुरगेटिव एनिमा देने से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाती है और इससे पर्सन में कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता है। एंटासिड मेडिसिन के बारे में आप जानते ही हैं। ये स्टमक की एसिडिटी को रिलीव करवाता है, एसिड लेवल को मेंटेन करता है, पीएच को बढ़ाता है। और ऑप्शन बी के अंदर जो एस्ट्रीजेंट टाइप ऑफ एनिमा दिया गया है, ये बेसिकली रेक्टम एरिया में अगर कहीं पर कोई ब्लड वेसल पंचर्ड है, रप्चर्ड है, तो वहां से हो रही ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रीजेंट एनिमा देकर हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये एनिमा दिया जाएगा, ये ड्रग दी जाएगी, वहां की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी और कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
which condition is also known as trisomy 18? इनमें से किस कंडीशन को ट्राइसोमी 18 के रूप में जाना जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम को, पटाउ सिंड्रोम को, टर्नर सिंड्रोम को, डाउन सिंड्रोम को? ट्राइसोमी 18 का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एग्जैक्ट ट्राइसोमी शब्द का मीनिंग क्या होता है इसे समझ लेते हैं। हमारी किसी भी बॉडी सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या फिर कई बार आप इसे 23 पेयर भी कहते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये बेसिक बात आप सभी जानते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये हमेशा पेयर के फॉर्म में मौजूद रहते हैं, यानी ये जोड़ी के रूप में मौजूद रहते हैं। और हमारी सेल के अंदर इस प्रकार से 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब किसी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी के कारण अगर किसी विशेष नंबर के क्रोमोसोम की जोड़ी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यदि आ जाए तो इसे ट्राइसोमी का नाम दिया जाता है। ट्राई शब्द का मतलब होता है तीन, यानी किसी क्रोमोसोम की जोड़ी में अगर एक एक्स्ट्रा नंबर क्रोमोसोम जुड़ जाए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद हो, तो ये ट्राइसोमी कहलाता है। और इस ट्राइसोमी के कारण होने वाले बच्चे में कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं, बच्चा नॉर्मल नहीं होता। अगर ये ट्राइसोमी 18वें नंबर के क्रोमोसोम पेयर में हो जाए तो आप इसे ट्राइसोमी 18 कह देंगे। अगर ये एब्नॉर्मलिटी 21वें नंबर के क्रोमोसोम पेयर में हो जाए तो आप इसे ट्राइसोमी 21 कहेंगे। इस तरह से ट्राइसोमी डिसाइड की जाती है। अब आप अपना आंसर बताइएगा, ट्राइसोमी 18 का दूसरा नाम क्या है? एडवर्ड, पटाउ, टर्नर या डाउन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। यस, एग्जैक्टली द आंसर इज ऑप्शन ए। ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 18 को हम एडवर्ड सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्राइसोमी 13 किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे पटाउ सिंड्रोम को। ट्राइसोमी 21 किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे डाउन सिंड्रोम को। इस तरह से आप इन तीनों ट्राइसोमीज को याद रखें। ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी जी या मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ट्राइसोमी 21 होने पर होने वाले बच्चे में सिंगल पाल्मर ट्रीज देखने को मिलती है। ये शॉर्ट स्ट्रक्चर वाले होते हैं, इनकी नेक की हाइट भी कम होती है, इनका फेस चपटा होता है। ये सभी डाउन सिंड्रोम से सफरिंग बच्चे को आइडेंटिफाई करने के सिम्टम्स हैं। ऑप्शन सी के अंदर टर्नर सिंड्रोम दिया गया है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में याद रखिएगा, ये बेसिकली फीमेल को प्रभावित करता है और इसके अंदर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। ट्राइसोमी के अंदर तो एक क्रोमोसोम संख्या में बढ़ रहा था, जबकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। यहाँ पर 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, या यूं कहें 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम ही रहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे।
Next question from computer subject. ALU in computer system stands for. कंप्यूटर सिस्टम में ALU टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट। The right answer is option C. ALU stands for Arithmetic and Logic Unit. Arithmetical and Logical Unit, इस तरह से भी इसे आप याद रख सकते हैं। Next question. When the nurse is gathering information for the assessment, the patient states, "My stomach hurts. After 2 hours, I eat." Based on this information, the nurse knows the patient likely has a. आपके पास एक पेशेंट आया और असेसमेंट के दौरान वो आपको ये बताता है कि उसे खाना खाने के 2 घंटे बाद पेट में दर्द होता है, स्टमक में हर्ट होता है। तो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर, इस जानकारी के आधार पर आपको बताना है कि उसे कौन सी कंडीशन हो सकती है। क्या उसे गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है या कर्लिंग अल्सर है। खाना खाने के 2 घंटे बाद पेन होना कौन से अल्सर टाइप को बताता है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर एक एनाटॉमिकल डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। ये पेशेंट का इसोफेगस है, ये पेशेंट का स्टमक है, ये ड्यूडेनम वाला एरिया है जो आगे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ रहा है। अगर इस लाइन के इस एरिया के अंदर यानी गैस्ट्रिक एरिया के अंदर पेट वाले भाग में कहीं पर अल्सर होता, तो जैसे ही ये पर्सन कोई भी चीज खाना खाए, किसी भी तरह का फूड सब्सटेंस इनटेक करता, तो खाना खाने के लगभग 30 मिनट्स बाद यदि उसे पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट के गैस्ट्रिक एरिया में यानी पेट वाले हिस्से में प्रॉब्लम है, अल्सर है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लाइंट ने बताया कि उसे खाना खाने के 2 घंटे बाद डिस्कम्फर्ट होता है, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्लाइंट में जो फूड है 2 घंटे बाद स्टमक से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब ये फूड आगे की तरफ ट्रेवल करेगा तब क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यानी कि क्लाइंट के ड्यूडेनम वाले हिस्से में इस जगह पर कोई प्रॉब्लम है, अल्सर है। तो याद रखिएगा, खाना खाने के यदि आधे घंटे बाद में क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट होता है, तकलीफ होती है, तो इसका मतलब स्टमक में अल्सर है, इसे आप गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। और अगर खाना खाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद तकलीफ होती है, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम ड्यूडेनम वाले हिस्से में है, जो कि खाने के आगे ड्यूडेनम तक पास होने पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। पेप्टिक अल्सर बेसिकली स्टमक और ड्यूडेनम एरिया के अंदर पाए जाने वाला अल्सर टाइप है। इसके अगर मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे एच पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्लिंग अल्सर किससे संबंधित हैं, तो आप लिखिएगा ये स्ट्रेस से संबंधित हैं।
किसी भी पर्सन को अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से कर्लिंग अल्सर डेवलप हो सकते हैं। कर्लिंग अल्सर्स आर द स्ट्रेस अल्सर्स। Next नेक्स्ट क्वेश्चन, question. which of the following disease is known as barometer of social welfare? इनमें से किस डिजीज कंडीशन को आप बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से जानते हैं? समाज कल्याण का बैरोमीटर। लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कॉलेरा। The The right answer is option B, tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी डिजीज को आप बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के रूप में जानते हैं। समाज कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है इस डिजीज को। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी को आप हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। मलेरिया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है। कॉलेरा डिजीज को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। कॉलेरा डिजीज विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया द्वारा ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The earliest congenital anomaly detected is? इनमें से कौन सा जन्मजात रोग congenital abnormality सबसे पहले आइडेंटिफाई की जा सकती है? एनेन्सेफेली, स्पाइना बाइफिडा, ड्यूडेनल एट्रेसिया, हाइड्रोसेफेलस। The The right answer is option A, anencephaly. Anencephaly is a congenital anomaly that can be detected earliest. Anencephaly क्या होता है इसे जान लीजिएगा। अगर किसी बच्चे में जन्म के दौरान ब्रेन का कुछ हिस्सा या स्कल पूरी तरह से न बन पाया हो तो ये कंडीशन एनेन्सेफेली कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए जन्म के समय बेबी में इस तरह से ब्रेन होता है, लेकिन अगर एनेन्सेफेली है तो एनेन्सेफेली वाले बच्चों का जो ब्रेन होगा वो पूरी तरह से बन नहीं पाया होगा। उनके स्कल पार्ट की ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी, यानी उनके ऊपर का जो ये हिस्सा था ये बन ही नहीं पाया, स्कल और ब्रेन के इस हिस्से का निर्माण हो ही नहीं पाया। ये कंडीशन एनेन्सेफेली कहलाती है। एनेन्सेफेली, स्पाइना बाइफिडा, ड्यूडेनल एट्रेसिया, हाइड्रोसेफेलस ये सभी कंजेनाइटल कंडीशंस हैं, यानी कि जन्म के साथ ही मौजूद रहने वाली एब्नॉर्मलिटीज हैं और इनका कारण टेरेटोजेनिक इफेक्ट हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं थी, इस वजह से उनमें शरीर का वो हिस्सा नहीं बन पाया। ये रीजन हो सकता है। या हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण बच्चे का जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ गया, या किसी रेडिएशन एक्सपोजर के कांटेक्ट में आने से बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित हो गया। तो इस तरह से जो भी कंजेनाइटल एनोमलीज हैं वो डेवलप होती हैं। स्पाइना बाइफिडा को आप अदर नेम से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम से भी जानते हैं। इसमें जो लाइन की जो ये न्यूरल ट्यूब है ये प्रॉपरली बन नहीं पाता, यहाँ पर जो ओपनिंग रह जाती है न्यूरल ट्यूब के अंदर, इस प्रकार से ये कंडीशन होती है और इसका कारण जो है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से 1 महीने पहले ही
प्री प्लान प्रेगनेंसी के केस में फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू करवा दी जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर इज। लेबर की शुरुआत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फीटस प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? डिलीवरी के समय बच्चे का कौन सा पार्ट सबसे पहले बाहर दिखाई देता है? इसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंटेशन लेबर में देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। पोडेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन। बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, commonest presentation of fetus at onset of labor is। Yes, option B is correct here। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रेजेंटेशन टाइप माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठ रहा था उसका आंसर मिल जाएगा। वर्टेक्स पोजीशन क्या होती है? इनमें से किस ऑप्शन में वर्टेक्स पोजीशन क्या है इसे बताया जा रहा है? ऑप्शन ए, हेड इज टुवर्ड फंडस ऑफ यूट्रस। अगर मदर के यूट्रस के फंडस पार्ट की तरफ बच्चे का हेड है तो क्या ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है? ऑप्शन बी कहता है हेड इज अनस्टेबल। हेड अगर अनस्टेबल हो तो क्या ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है? ऑप्शन सी, हेड इज टुवर्ड मदर्स पेल्विस। अगर बच्चे का सर मदर के पेल्विस की तरफ हो तो क्या ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है? या फिर फीटस इज ऑब्लिक। बच्चा इस प्रकार से ऑब्लिक पोजीशन में हो, यानी कि इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो, तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है। बहुत ही बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आप बिल्कुल सही हैं। इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जिससे आपको ये चीज इजीली याद रह भी पाएगी। यहाँ पर हम एक प्रेग्नेंट वुमेन का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस वुमेन के अंदर जो बेबी है, अगर उसका हेड मदर के पेल्विस की तरफ है और उसके जो बटक्स हैं वो चेस्ट एरिया की तरफ हैं, तो ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। इसे ही आप वर्टेक्स पोजीशन के रूप में जानते हैं। अगर बच्चे का हेड पार्ट मदर के पेल्विस की तरफ हो, हेड इज टुवर्ड मदर्स पेल्विस, ये मदर का पेल्विस वाला हिस्सा है नीचे वाला। अगर बच्चे का सिर मदर के पेल्विस की तरफ मौजूद है तो इसे आप वर्टेक्स पोजीशन कहेंगे। बच्चे का सर नीचे की तरफ है और जो बटक्स वाला पार्ट है वो फंडस की तरफ है। यूट्रस का फंडस पार्ट कौन सा होता है? ऊपर वाला पार्ट। ये फंडस पार्ट है यूट्रस का। तो यहाँ पर बटक्स होंगे, यहाँ पर हेड होगा, तो इसे आप वर्टेक्स पोजीशन के रूप में जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस तरह से ना होकर बच्चा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि बच्चे का हेड तो ऊपर है और बच्चे के जो पैर हैं या बच्चे के जो बटक्स हैं वो नीचे की तरफ है, पेल्विस की तरफ, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो ये जो है ब्रिज प्रेजेंटेशन कहलाता है। नॉर्मल पोजीशन वर्टेक्स पोजीशन होती है। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम वाइल इज। हीमोग्राम वाइल में
कौन सा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस पाया जाता है या डाला जाता है। हीमोग्राम वाइल क्या होता है? आपने हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया होगा और इस ब्लड सैंपल को लेने के बाद आप उसे एक छोटी कांच की ट्यूब लाइक ट्यूब में डालकर लेबोरेटरी भेजते हैं और उस ट्यूब पर अलग अलग कलर के कैप लगे होते हैं। जो वॉयलेट कलर की ट्यूब होती है उसे आप हीमोग्राम वाइल के नाम से जानते हैं। इसमें आप ब्लड सैंपल लेकर लैब में भेजते हैं। जब आप इसमें ब्लड सैंपल डालकर लेबोरेटरी भेजते हैं तो इस ब्लड के अंदर क्लॉट ना बन जाए, ये ब्लड यहाँ पर जम ना जाए, सूख ना जाए, इसे लिक्विड फॉर्म में ही बनाए रखने के लिए इस ट्यूब के अंदर पहले से ही कुछ सब्सटेंस मौजूद होता है, कुछ लिक्विड मौजूद होता है। इसे एंटीकोगुलेंट के रूप में जाना जाता है और इसी एंटीकोगुलेंट की मदद से आपका जो ब्लड है वो लिक्विड में ही बना रहता है, तरल में ही बना रहता है, जमता नहीं है, उसमें क्लॉटिंग नहीं होती। तो इस सब्सटेंस का नाम आपको बताना है। क्या ये ईडीटीए है, हिपैरिन है, सोडियम सिट्रेट है, लिथियम हिपैरिन है? The right answer is option A, EDTA। हीमोग्राम वाइल के अंदर EDTA नाम का एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। EDTA की फुल फॉर्म प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। EDTA स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये EDTA का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। Ethylene diamine tetraacetic acid is the full form of EDTA and it is an anticoagulant substance that is present into the hemogram vial. Next question. The nurse administers iron using Z-track technique. What is the primary reason for administering iron via Z-track technique? एक नर्स के द्वारा आयरन इंजेक्शन को Z-track टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगाने का सबसे मेन कारण क्या होता है? सिंपली कहें तो Z-track टेक्निक का इस्तेमाल किस कारण से किया जाता है? ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शंस ना हो इसलिए। ऑप्शन बी कहता है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ मेडिसिन के बैकफ्लो को रोकने के लिए। ऑप्शन सी कहता है टू इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी कहता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन। इस मेडिसिन के ऑनसेट ऑफ एक्शन की स्पीड को बढ़ाना। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब है जल्दी से मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे। इन चारों में से कौन से पर्पस के लिए आप Z-track टेक्निक द्वारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं? The right answer is option B। मेडिसिन के बैकफ्लो या लीकेज को रोकने के लिए हम Z-track टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड द्वारा जब भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन साइट की स्किन को हम एक तरफ
खींच कर रखते हैं और फिर निडल को इंसर्ट करते हैं। निडल इंसर्ट करके मेडिसिन को वहां डिलीवर करने के बाद जैसे ही निडल को वापस बाहर निकाला जाता है, उसके बाद तुरंत हम स्किन को यहाँ से रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और ये स्किन वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। और अब ये जो सीधा सीधा रूट बना हुआ था, स्किन के वापस नॉर्मल पोजीशन में आने के कारण इस प्रकार से जेड ट्रैक बन जाता है। और अब यहाँ से मेडिसिन का वापस बाहर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेडिसिन के बैकवर्ड लीकेज या बैकफ्लो को रोकने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मर्करी। इनमें से मरकरी के सेफ डिस्पोजल के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है? मरकरी, जिसे आप हाइड्रोजीरियम के नाम से जानते हैं, साधारण भाषा में इसे पारा कहा जाता है, और ये आपके थर्मामीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसे डिस्पोज करने का सबसे सही मेथड कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, ब्यूरी अंडर अर्थ, इसे जमीन में गाड़ सकते हैं। 2, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, इसे अच्छी तरह से इकट्ठा करके दोबारा यूज करें। ऑटोक्लेविंग एंड डिस्कार्ड, इसे ऑटोक्लेव करके डिस्कार्ड करें। ट्रीट विथ केमिकल, इसे केमिकल से ट्रीट करके डिस्कार्ड कर सकते हैं। The right answer of this question is option number 2। अगर आप मरकरी को डिस्पोज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसे केयरफुली कलेक्ट करें और उसको रीयूज करें। मरकरी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक और जहरीला पदार्थ होता है। अगर इसे आपने प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया, ऐसे ही कहीं फेंक दिया, तो ये एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकता है, और अगर कोई पर्सन इसके कांटेक्ट में आए तो उसके लिए भी ये हार्मफुल हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, मरकरी अगर कहीं पर भी है तो उसे केयरफुली कलेक्ट करके रीयूज करना ही इसका सेफ डिस्पोजल माना जाता है, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ ग्रोथ इज, ग्रोथ का जो ग्राफ बनाया जाता है वो इनमें से किस टाइप का होता है? पैराबोला, लीनियर, सिग्मोइड, सर्कुलर। आपने ग्रोथ चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, इसका डायग्राम भी देखा होगा। ग्रोथ चार्ट, जिसे आप रोड टू हेल्थ चार्ट भी कहते हैं, इसका जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, ग्राफ ऑफ ग्रोथ इज सिग्मोइड। ये सिग्मोइड आकार का होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर, ग्रोथ चार्ट के अंदर कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें वेट एंड लेंथ, या जिसे आप हाइट भी कह सकते हैं, ये दोनों पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, बच्चे की ग्रोथ को मेजर करने के लिए ग्रोथ चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और इस ग्रोथ चार्ट को रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है ग्रोथ का, वो सिग्मोइड पैटर्न का बनता है,
और इसमें जो पैरामीटर्स रखे जाते हैं, देखे जाते हैं, उनमें वेट और बच्चे की लेंथ या जिसे आप हाइट कह सकते हैं, इन्हें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज, जन्म के समय बच्चे की नॉर्मल लंबाई कितनी होती है? The right answer is 50 सेंटीमीटर्स। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म के समय जो बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर थी, ये कितने साल के होने पर लगभग 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी? यानी बच्चे की जन्म के समय जो लंबाई थी, वो कितने साल की उम्र पर दोगुना हो जाएगी? यहाँ पर वेट से कंफ्यूज मत होइएगा। वेट के डबल होने की रेट अलग है, लेंथ के डबल होने की रेट अलग है। द राइट आंसर इज 4 years। याद रखिएगा, न्यूबॉर्न बेबी 4 साल की उम्र होने पर अपने जन्म के समय जितनी लंबाई थी, उससे लगभग डबल हो जाता है। यानी कि 4 साल की उम्र में बच्चे की जो लेंथ होगी वो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी। और ये दोनों ही क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are positive health behaviors except, एग्जाम में जब कभी भी आपको एक्सेप्ट वर्ड क्वेश्चन के आखिरी में देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि पूरे क्वेश्चन का मीनिंग लगभग ऑपोजिट हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि नीचे बताए सभी ऑप्शंस पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स को दर्शाते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट लगते ही मीन्स हो गया एक को छोड़कर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर को नहीं बताता, ये आपको सेलेक्ट करना है। साउंड स्लीप, फिजिकल इनएक्टिविटी, बैलेंस डाइट, मेडिटेशन। कौन सी एक्टिविटी पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर को नहीं दर्शाती? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है, तो ऐसे व्यक्तियों की हेल्थ खराब हो जाती है और इसे हम पॉजिटिव हेल्थ का बिहेवियर नहीं मानते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इसके अलावा अगर आप साउंड स्लीप लेते हैं, यानी अच्छी पूरी और गहरी नींद लेते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप फिट रहेंगे। मेडिटेशन आदि का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान लगाते हैं, योगा करते हैं, तो भी इससे आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, which of the following is not a component of epidemiological triad? इनमें से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? ट्रायड का मतलब होता है 3। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में किन 3 चीजों को, किन 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है? एक को नहीं, उस एक को आप सेलेक्ट करें। एजेंट, होस्ट, सर्विलेंस, एनवायरमेंट। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सर्विलेंस इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द
एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ के समय नॉर्मल वेट कितना होता है, तो आप बताएंगे 2.5 केजी यानी 2.5 किलो। और अगर रेंज में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 2.5 से 3.5 केजी, ये नॉर्मल माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म के समय एवरेज वेट कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी का, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 3 केजी। अगर आपने यहाँ पर 2.5 केजी ऑप्शन दिया तो ये गलत हो सकता है। वैसे तो अगर आपसे एवरेज वेट पूछा जाएगा तो 2.5 केजी ऑप्शन में ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में है तो एवरेज वेट याद रखिएगा 3 केजी होगा, ना कि 2.5 केजी। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बर्थ के समय बच्चे का जो वेट था 2.5 केजी, ये कितनी उम्र पर डबल हो जाता है यानी 5 किलो हो जाता है। तो याद रखिएगा, जन्म के समय बच्चे का जितना भी वजन था वो 5 महीने की उम्र होने पर डबल हो जाता है। और प्रीवियस एग्जाम में इसे भी पूछा गया है कि बर्थ वेट ट्रिपल कितनी एज पर होता है, तो याद रखिएगा 1 साल पर। बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तो उसका जो वजन है जन्म के समय जितना वजन था उससे 3 गुना होगा, यानी कि 2.5 केजी जन्म के समय था तो 1 साल पर लगभग 7.5 केजी बच्चे का वजन हो जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था लेंथ के बारे में। जन्म के समय लेंथ थी 50 सेंटीमीटर, और 4 साल की उम्र होने पर बच्चे की जो लेंथ है वो डबल हुई यानी 100 सेंटीमीटर के आसपास हुई। और अगर लेंथ डेवलप ट्रिपल होने के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे लगभग 13 साल की उम्र में लेंथ जो है वो ट्रिपल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूबॉर्न बेबी जन्म के समय उसका जितना वजन था उसका लगभग 10% वेट जन्म के पहले 7 दिनों में कम हो जाता है। मान लीजिए, इस चीज को यहाँ लिखकर समझते हैं। मान लीजिए बच्चे का जन्म के समय वेट था 3000 ग्राम यानी कि 3 केजी, और 7 दिन की उम्र होने तक इसने अपने बॉडी का 10% वेट लॉस कर दिया, तो यानी कि उसने 300 ग्राम अपना वजन कम कर दिया, लॉस कर दिया। तो इस समय बच्चे का वजन होगा 2.7 केजी यानी कि 2700 ग्राम। ये जो 10% बॉडी वेट लॉस हुआ है, ये न्यूबॉर्न बेबी का इस नए एनवायरनमेंट में खुद की बॉडी को एडजस्ट करने के लिए किया गया वेट लॉस है। और ये वेट जो लॉस हुआ है वो 10वें दिन तक बेबी वापस से गेन कर लेता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, सभी बच्चों के साथ होता है। एक बार फिर से समझिएगा, बच्चे का जन्म के समय जितना वेट था 7 दिन की उम्र होने पर उसमें से 10% वेट कम हो जाता है, और ये वेट एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट करने के लिए लॉस किया जाता है। और इस वेट को 10वें दिन बच्चा वापस अपने आप गेन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the supply to heart interrupted more than 6 minutes it may cause। अगर आपको आपके हार्ट को 6 मिनट तक ब्लड सप्लाई ना मिले तो इससे क्या हो सकता है? रिवर्सिबल एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इररिवर्सिबल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, या फिर कार्डियक ब्लॉक हो सकता है। 6 मिनट तक अगर आपके हार्ट को ब्लड ना पहुंचे तो क्या हो सकता है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर 6 मिनट तक हार्ट की सेल्स तक
मायोकार्डियल सेल्स तक ब्लड ना पहुंचे तो उससे इरिवर्सिबल मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है। यानी कि हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं, उनकी डेथ हो सकती है, और फिर इस सिचुएशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस से ठीक नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।